नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। सवाल 10 बजे की शुरुआत करेंगे। आज बात उस रणनीति की जिसे पाकिस्तान ने बड़े सपने के तौर पर देखा था और वो सपना चूर चूर होता हुआ नजर आया है। कैसे, वो आप आगे समझ जाएंगे, बताते हैं आपको। दरअसल इस्लामिक नाटो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की जिस महत्वाकांक्षी योजना को मुस्लिम दुनिया की एकजुट ताकत बताया जा रहा था, वो अब टूटती हुई, बिखरती हुई तहस नहस के रूप में नजर आ रही है। पूरी तरह से बिखर चुकी है क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक सऊदी सेना से जुड़े एक वरिष्ठ सूत्र ने इसकी पुष्टि भी की है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग एक नई ऊंचाइयों पर है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक नाम साफ तौर पर गायब हो गया है, मिस्टर इंडिया बन गया है, और वो नाम है तुर्की। तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के उस गोल से बाहर निकल गया है जिसके बल पर इस्लामिक नाटो का सपना देखा जा रहा था। अब इस संगठन की हवा फुस हो गई, हवा निकल गई क्योंकि तुर्की ने खुद को इस डिफेंस पैक्ट से बाहर कर लिया है। अब सवाल यह है कि मुस्लिम दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत तुर्की इस रणनीतिक गठजोड़ से दूर क्यों खड़ा है? ऐसा अचानक से तुर्की के मन में क्या आया कि उसने इस इस्लामिक नाटो से अपने आप को बाहर करने का फैसला कर लिया? क्या वजह थी? क्योंकि जनवरी में जहां तुर्की के अधिकारी इस गठबंधन में शामिल होने के संकेत दे रहे थे, वहीं अब अचानक बदले इस रुख ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या टूट गया पाकिस्तान का इस्लामिक नाटो का सपना? इस्लामिक नाटो दर्शकों समझना बेहद जरूरी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीन देश जो है वो मिलकर इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान, सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर, और तुर्की जिसके ड्रोन का कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान को लगा था कि अगर उन पर हमला होगा तो ये दोनों मिलकर इनका साथ देते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो सपना टूट गया क्योंकि तुर्की ने अपना नाम पीछे ले लिया। तुर्की ने कहा कि हम नहीं पड़ेंगे भाई, अपनी रक्षा स्वयं करो, हम पर डिपेंड मत रहो। और इसके पीछे की असली वजह क्या है? जो इस्लामिक नाटो का सपना टूटा है पाकिस्तान का, इसके पीछे की असली वजह क्या है वो भी समझेंगे। क्या ये मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप की जंग है? क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ तुर्की। अब आप इसको इस तरह से समझिए क्योंकि ये तीनों ही देश जब साथ आते तो एक इस्लामिक नेटो जो बनता हुआ नजर आता, जिसके बाद लोग सवाल पूछने लगे कि अब भारत क्या करेगा, अब भारत क्या करेगा, भारत के पास क्या तोड़ है, भारत किस तरह से जवाब देगा? अरे भारत तो तब जवाब देगा ना जब ये नाटो बन जाएगा। ये नाटो तो बन ही नहीं रहा है, इसकी तो हवा ही निकल गई क्योंकि तुर्की को अकल आ गई। अकल आई एफटीए की वजह से, अकल आई उस स्टेप की वजह से जो भारत ने उठाया। आपको याद हो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान को करारा जवाब भारत दे रहा था और उसके बाद से तुर्की के ड्रोन का इन्वॉल्वमेंट जो देखने को मिला था, फिर बायकॉट तुर्की निकलकर सामने आया था कि बहिष्कार करो तुर्की का, और सरकार ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया और उसके बाद से अपने राजनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंधों को कम करता चला गया, एक्सपोर्ट कम करता चला गया, इंपोर्ट कम करता चला गया। अब तुर्की जो है वो बिलबिलाने लगे, परेशान होने लगे कि अब क्या करें, क्योंकि तुर्की के अगर ग्रोथ की बात की जाए, आर्थिक स्थिति की बात की जाए, वो पूरी तरह से धराशायी, वो उतनी अच्छी नहीं है, वो कम होती जा रही है। और फिर तुर्की को लगा कि अब क्या किया जाए,
क्योंकि बायकॉट तो हो गया। दूसरी तरफ आप समझिए आप कि जब एफटीए की डील होती है यूएस से और तुर्की को लगता है कि चलिए ये एक बीच का रास्ता निकला है, हम यू के जरिए जो है अपने सामान भारत में बेच पाएंगे, लेकिन भारत एक स्टेप इनसे भी आगे है। ओरिजिन प्रोडक्ट उसको लेकर भी भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये बताना होगा कि ये प्रोडक्ट कहां का है, कहां से बना है। और इसके बाद तुर्की के सपने वहां पर भी टूट गए। और जब वहां सपने टूटे तो तुर्की को समझ में आया कि अब तो यहां कुछ नहीं हो सकता है। तो अब अगर आगे बढ़ना है, अगर अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, तो भाई साहब भारत से नहीं निपटेंगे हम। इस इस्लामिक नेटो से हमें पीछे हटना पड़ेगा। यहीं पर भारत की सबसे बड़ी जीत हुई। इन्हीं सवालों के और इन्हीं सब चीजों को समझेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस खास शो में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है यूके देवनाथ सर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर आपका भी। हमारे साथ रोआ शोएब साहब, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है शोएब साहब आपका भी। पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि ये जो दर्द है ये बहुत 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 ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा होगा, क्योंकि सपने तो बड़े हसीन देखे, लगा कि अब तो जो है पाकिस्तान का बाल बांका नहीं किया जा सकता। हमारे साथ सऊदी अरब और तुर्की, सऊदी अरब का पैसा, हमारा न्यूक्लियर, तुर्की का ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका तोड़ तो होगा ही नहीं भारत के पास। तो इनसे लोहा ले लेंगे हम, और हम पे अगर हमला किया तो पलटवार जवाब भी देंगे। लेकिन सर सच बताइएगा, ये दिल टूटने की आवाज आई क्या? जो ये सपना टूटा आपका, इसका दर्द सच सच बताइएगा। आज जो है इससे अपने आप को पीछे मत करिएगा। जो इस वक्त महसूस कर रहा पाकिस्तान, वो मैं जानना चाहता हूं। क्या लगा आपको कि सपना जो है वो टूट गया है, अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए जी। और दूसरा, प्रेजेंटेशन मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू जो आपने प्रेजेंटेशन पेश की उसके लिए आपको मैं क्या कहते हैं, कुछ भी कह ले, मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है। कोई बात नहीं सर, सवाल नहीं, 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 कोई बात नहीं, आप अच्छा, सवाल का जवाब ही दे दीजिए। नहीं, मैं आप सवाल का जवाब ही देने लगा हूँ जी। अब आ जाए हकीकत की तरफ। देखिए, जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का दफाई मुआहिदा हुआ था, उस वक्त कहीं पर कोई तज़किरा नहीं हुआ कि इसके अंदर तुर्की शामिल होगा। तुर्की के साथ पाकिस्तान के वैसे ही रिलेशन है जैसे पहले थे और अभी भी वैसे ही हैं। लास्ट वीक भी मुलाकात हुई दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, पाकिस्तान के भी और तुर्की के। तब भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई अमल होने जा रहा है कि तुर्की इस दफाई मुआहिदे में शामिल होगा सऊदीया के साथ। हमारा सऊदीया के साथ दफाई मुआहिदा और नौयत का है, और यूं समझ लें कि वो बायलैटरल था पहले भी और अभी भी वो वही है। और तुर्की की सपोर्ट भी आज भी वही है जो थोड़ा सा पहले, कुछ अर्सा पहले हमारे और आपके दरमियान एक रिटेलिएशन का वाकया हुआ बनियानुल मरसूस के नाम से। उस वक्त तुर्की हमारी सपोर्ट में था, उसने, आपने खुद बता दिया कि उसने ड्रोन दिए थे। अभी फिर भी वो हमारे साथ वैसे का वैसा ही है, और लास्ट वीक भी यही बात हुई है। और उसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है, या यूं कह लें कि तुर्की के साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है, उसको आगे बढ़ाने के ऊपर ही बात हुई है। उसके इस मुआहिदे में शामिल होने की कोई बात नहीं। यहाँ पर तो ये समझ लें कि आप जो बात कर रहे हैं वो सिरे से ही मौजूद नहीं थी। अगर कहीं पर कुछ था या होता तो वो ऑब्वियसली चीज सामने आती। आप तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे, आप ये कह रहे हैं शोएब साहब, सुनिए सुनिए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका इस्लामिक नेटो का जो सपना था वो सपना नहीं, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? यूं समझ लें आप। लेकिन पाकिस्तान या तुर्की या सऊदी अरब या ईरान या बड़ा 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 अजीब लगता है इस तरह के बयान सुनकर शोएब साहब, बड़ा अजीब लगता है इस तरह के बयान सुनकर। आशीष सर से मैं जवाब लेना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि इसका तो अस्तित्व ही नहीं, मतलब एक बार फिर से बैक कर गए कि नहीं भाई,
कोई मतलब नहीं है हमारा इससे, ये तो हुआ ही नहीं, ये कहां से आप लोग पैदा कर दिए? आशीष, ये शुरू से डिनायल में रहते हैं, पता नहीं कैसा स्टेटहुड है इनका। हाँ। इनके यहाँ के प्रमुख जनरल से लेके एग्जीक्यूटिव हेड तक और मीडिया में भी ये एक मोड ऑफ डिनायल में रहते हैं। जब इनके मन की नहीं होती ना तो दे आउटराइटली डिनाई। कल आपके चैनल पे मैं देख रहा था एक दूसरे प्रोग्राम में, इन्होंने बोला कि अमेरिका हमें क्या यूज करेगा, हम ट्रंप को यूज कर रहे हैं। तो वो तो बहुत हिलेरियस, शायद ये कभी कभी कुछ हंसी वसी का माहौल करने के लिए ऐसी बातें बोलते होंगे। हाँ। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि इन्होंने ऑफ लेट एक ऐसा मल्टीलैटरल इस्लामिक ग्रुप बनाने का कहीं ना कहीं से इनिशिएट हुआ था। ये कहां से इनिशिएट हुआ था ये पता नहीं चल रहा, लेकिन इसकी पहली डिनायल कि वी विल नॉट ज्वाइन अ थ्री पार्टी सिस्टम बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड यूएई, ये टर्की से आया है। तो अपेरेंटली किसी ने उनको अप्रोच किया होगा कि हम सऊदीया के साथ, नॉट यूएई, सऊदीया के साथ हम अलायंस करने जा रहे हैं जिसमें मिलिट्री एलिमेंट्स भी हैं और आप इसको ज्वाइन करें, बिकॉज टर्की इज अ वेरी established global player now because of certain good things in their global diplomacy। वो बहुत ऑब्जेक्टिव हैं। देखें, वो एक ऐसी कंट्री है जो एक तरफ तो पीओके को या जेएनके के कुछ पोर्शंस को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं ऑफिशियली, और दूसरी तरफ वो इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए प्रमोट करते हैं। बहुत ही ऑब्जेक्टिव कंट्री है, उनका अपना इंडिपेंडेंट टेक होता है। और ये जो डिनायल टू ज्वाइन दिस ट्रॉयका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आशीष इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट एलिमेंट का चैलेंज आ रहा है। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका से बात कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, उनके मिलिट्री लीडरशिप यूएस एग्जीक्यूटिव के पता साथ। नहीं सर, आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया। शोएब साहब जो है, आपने जब से बोलना शुरू किया तब से हंसे जा रहे हैं। मैं वो समझना चाह रहा हूं कि वो उस सच्चाई से वाकिफ हैं इसलिए हंसे जा रहे हैं, या वाकई उनको ये सब मजाक लग रहा है? शोएब साहब जरा दोनों लोगों को सामने रखिएगा, मैं समझना चाह रहा हूं। मैं बुनियादी तौर पे आप किस मजाक पे ही हंस रहा हूँ? कौन से मजाक पे जिसमें तुर्की ने आपका सपना ये जो तोड़ दिया, आपने उस प्रेजेंटेशन मजाक पे? पेश की वो है, ये आपको जो मजाक मेरे लग रहा पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सिर्फ एक यूं समझ ले मजाक ही चल रहा है। अच्छा, और मैं इस चीज को एंजॉय कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ? बताइए। क्योंकि मैंने अभी बोला भी है कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ अभी भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हाँ। और वो आज भी पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे बढ़ा रहा है, उसने कमी नहीं की है, उसने चीजों को अरे आगे तो अगर लेकर ही रिलेशन गई है। अच्छे हैं तो जी, फिर आप अगर को देख रिलेशन लें। अच्छे हैं सर, तो उन्हें इस्लामिक नेटो में तो शामिल होना चाहिए ना। वो बैकआउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बता दीजिए जरा। इतने ही रिश्ते अच्छे हैं तो। इस्लामिक नेटो का अभी नाम आपने दिया है, इस्लामिक नेटो का तो बुनियादी ख्याल मेरा ख्याल है इस्लामिक ममालिक को भी नहीं आया, लेकिन तो आपकी उसको वजह से नाम मैं क्या दे कहूंगा दूं? एक उसमें अच्छा सऊदी idea अरब है, इसको- सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान है, तो नहीं, उसको नाम क्या दे दूं? आप- शोएब नाम दे दूं? नहीं क्या नहीं नाम दे नहीं, दूं? नहीं, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। हाँ 53 इस्लामी ममालिक ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक फौज बनाई है, उसका तुर्की ऑलरेडी पार्ट है। हाँ अभी गजा के लिए पीस बोर्ड बना, उसके अंदर भी तो तुर्की का अपना पार्ट है। तो हाँ। आप कैसे कह सकते हैं इस चीज को? लेकिन अभी जो इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं, आइडिया आपका बहुत अच्छा है। मैं अपनी गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर पाकिस्तानी और तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया इस प्लेटफॉर्म पे आते तो मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आशीष सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष, मेरे ख्याल ये इस मामले की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे। एक बहुत मेजर मैसेज है ये कि वी डू नॉट वांट एनी सच अलायंस जिसमें टर्की को अपनी ग्लोबल पोजीशन पे कुछ धब्बा लगने का चांसेस हो। देखिए, पहले तो शोएब भाई को नहीं शायद लग रहा है, ये पता है कि टर्की इज नॉट अ इस्लामिक नेशन। ऑफिशियली दे आर अ सेक्युलर कंट्री, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बहुत मेजर प्रपोजल्स दिए हुए हैं जहां पे वो ईरान क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। उसके लिए शायद उन्होंने यहां तक ऑफर दी है पिछले कुछ दिनों में कि जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है न्यूक्लियर वेपन बनाने का ईरान के पास, उसको डिस्ट्रॉय करने से बेहतर है कि वो टर्की में कहीं रख दिया जाए। ऐसा प्रपोजल रशिया ने भी दिया हुआ था। और मेरे ख्याल से यूएस लीडरशिप को भी ये आइडियाज हो गए कि उन सारे चीजों को शिफ्ट करके कहीं तीसरी जगह पे रखा जाए। इस वजह से वो पाकिस्तान से एट दिस स्टेज कोई भी डिफेंस लिंक अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया, जिसका स्टैंड अभी नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये जब से ईरान के लीडर ने बोला है कि रीजनल वॉर हो जाएगा अगर अमेरिका ने अटैक किया, तो इसका मतलब उनकी सऊदिया से कुछ बात, कतार, ओमान से कुछ बातें हो रही होंगी। और ये सारे लोग जिन्होंने अब एयर स्पेस डिनाई किया है यूनाइटेड स्टेट्स को, या कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने पे कोई सपोर्ट नहीं देने की बात की है,
तो ये एक शक पैदा करता है कि पीछे भी कुछ हो रहा है, और उसमें पाकिस्तान हिस्सा है। किस तरफ से हिस्सा है? अपरेंटली दोनों नावों पे चढ़ा हुआ है। इन योर ओन प्रूडेंस आपका कुछ होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा कि हम ईरान के भी मित्र हैं, अमेरिका को भी मित्र हैं, ठीक है। अमेरिका को कुछ मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए अगेंस्ट ईरान तो वो हम दे देंगे। इन चीजों को एनालाइज करके अंकारा, जो कि एक बहुत ही सिंसियर लीडरशिप है, हमारे अगेंस्ट होंगे कुछ किन्हीं मुद्दों में, हमारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन पिछले साल हमने उनके साथ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड किया है। बहुत अदर इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने हमें कुछ जगहों पे सपोर्ट किया, हम उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं। एट दिस स्टेज उनका ये अलग हो जाना आपके इस मिशन से कि हम जॉइंटली एक कुछ मिलिट्री टाइप्स करेंगे या 3 पार्टीज 4 पार्टीज का एक अलायंस बनाएंगे नया, ये बहुत मेजर संदेश देता है कि उनको आप पे ट्रस्ट कम हो रहा है। बताइए शोएब साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हर तो you are मुल्क के okay? अपने मफादात होते हैं, उसको सामने देख के वो अपने डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताल्लुकात ठीक ठाक हैं। अभी क्या कहते हैं, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बोला कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है। और जो सा लास्ट भी अभी ये कलभूषण वाला सारा रैकेट पकड़ा गया था, वो ईरान के ताबों से पकड़ा गया था, और उसमें ईरान की पूरी सपोर्ट थी। इसलिए ईरान हो गया या तुर्की हो गया या सऊदीया हो गया, इनके साथ हमारे ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं मैं, यूके देवनाथ सर के पास बहुत देर से नहीं गया। सर आपके पास आ रहा हूं, और अभी आपने देखा और बातें सुन ली होंगी कि शोएब साहब ने क्या कहा, और आशीष सर ने उनको फैक्ट्स रखे, लेकिन एज यूजुअल जो रवैया है, जो चीजें हैं कि नहीं हम तो घोड़े की तरह एकदम सीधे चलते, दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं है, चल रहे हैं उसी हिसाब से, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगल बगल क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान का जो इस्लामिक नेटो का सपना था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है? आशीष, मैं बातचीत की शुरुआत एक सेंटेंस से करूंगा जी। भारत और तुर्की के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। विदेश मंत्रालय भारत और तुर्की एक दूसरे के मजबूत दोस्त हैं। इतना बोलने के बाद अभी ये कहूंगा कि तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो भी उनकी पाकिस्तान की तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है 50 के दशक से 60 के दशक से बहुत ही अच्छे और घनिष्ठ रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान को मदद करता रहता है, कोई शक नहीं है। 50 के दशक से ही तुर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुए। 1965 की जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, तो हमारे रिश्ते उस वक्त तुर्की के साथ बहुत अच्छे थे। मैं बताता हूं, क्योंकि हमारे एयरफोर्स के जो अटैची थे 1965 वॉर में तुर्की में, वो मेरे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। तो 1965 की जब जंग हुई तो भारत और तुर्की के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते और ज्यादा मजबूत थे, देखो इसको अंतर्राष्ट्रीय उसमें समझना, परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। ये मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, ये कहानी फिट नहीं होती है। 1965 में मेरे इंस्ट्रक्टर जो थे फ्लाइंग के टाइम में, वो तुर्की में एयर डिफेंस अटैची थे। लेकिन 1965 के जंग में और 1971 के जंग में भी क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा मजबूत थी, ऐसा होता है बनिस्बत भारत के, तो तुर्की एयरफोर्स ने अपने 4 F-86 सैबर जेट जो हैं वो कराची में डेवलॉय किए थे। एक सिंबॉलिक सपोर्ट था। तुर्की एयरफोर्स की 4 सैबर जेट आए, कराची में डिप्लॉय हुए, और देखिए ये भी समझना पड़ेगा कितना कैलकुलेटेड मूव था, चालाकी की बात नहीं, वो पाकिस्तान के प्रति अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। तो अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट में ऐसा, रिलेशंस में ऐसा होता रहता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन, ऐसा होता नहीं है। तो तुर्की ने क्या किया उस वक्त, क्योंकि मैं फिर अंदरूनी कहानी बता रहा हूं जी, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे इंस्ट्रक्टर डिफेंस अटैची थे अंकारा में। तो उन्होंने कहा कि तुर्की ने जब ये 4 F-86 डिप्लॉय किए कराची में, तुर्की ने भारत सरकार को तुरंत क्लियर कर दिया कि ये 4 जो सैबर जेट डिप्लॉय हुए हैं तुर्की एयरफोर्स के कराची में, ये हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेंगे, यानी हिंदुस्तान पर बॉम्बिंग या रॉकेट फायर करने नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन
सिंबॉलिकली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी, तो उन्होंने सिंबॉलिकली डिप्लॉय किए 4 एफएटी से। क्यों? ये बोल के कि सिर्फ सिर्फ अगर इंडियन एयरफोर्स ने कराची पर हमला किया तो कराची का एयर डिफेंस के लिए तुर्की के जो ये 4 पायलट और 4 सेबर जेट डिप्लॉय हुए थे वो काम करेंगे। तो ये एक नाजुक संबंध है तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद 80 के दशक में, 90 के दशक में दोनों देशों के बीच में ट्रेड, डिफेंस के बारे में बहुत सारे पैक्ट हुए, म्यूचुअल पैक्ट हुए। अभी भी तुर्की ने मैसिव नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और डिफेंस इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, लेकिन देखना पड़ेगा वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमें मालूम है कि तुर्की बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में करता है, लेकिन वो देखो वो इन्वेस्टमेंट भारत के खिलाफ नहीं है। जैसे भारत दूसरे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने जो अभी चीजें कही, मैं आपको सॉरी सर आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीजें देखने को मिली, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे और हमारे S-400 ने जवाब दिया उस तरह से, और उसके बाद से वो कम नहीं हो रहे थे, लगातार ड्रोन आ रहे थे। तो उसके बाद जब चीजें पता चली, जो इनपुट्स निकले, जो चीजें आई, वो तो तुर्की का ही निकला ना सर, और इसी वजह से बायकॉट शुरू हुआ। हाँ, मैं समझ गया आपका एंगल। देखो भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सप्लाई किए हैं। अब वियतनाम ने वो अपने ब्रह्मोस जो इंडिया से खरीदे हैं वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए तो नहीं खरीदे हैं ना, वो उनको चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब सपोज कल चीन की नेवी के ऊपर फिलीपींस, सपोज कल फिलीपींस और चीन के बीच में झड़प हो जाए, और फिलीपींस ने भारत से जो ब्रह्मोस खरीदे हैं उनको वो लॉन्च करना शुरू कर दे PLA नेवी के ऊपर साउथ चाइना सी में, तो उस वक्त उस झड़प के दौरान तो भारत से स्पेयर पार्ट्स भेजने पड़ेंगे ना ब्रह्मोस के। अगर हमारा ब्रह्मोस मिसाइल आप ये कह रहे हैं, ठीक है सर, मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि तुर्की दुश्मन नहीं है। जी, तुर्की भारत का दुश्मन नहीं है, ये कमर्शियल डील होती है। ठीक है, अभी भारत अफ्रीका में मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं सर, उनका भी रुख कर लेता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, और अच्छा विशेषज्ञ के तौर पर बहुत स्वागत है सर आपका। और अभी जो तस्वीर, जो सिनेरियो निकलकर सामने आया, जो यूके देवनाथ सर ने कहा, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, फिर नेटो इस्लामिक की बात हो रही है, और किस वजह से जब FTA वाली डील हुई और वो प्रेशर क्रिएट किया गया, नेटो इस्लामिक की बात सामने, इंडिया ने किस तरह से वो स्टेप उठाया, और कैसे इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि उन्हें अपने चीजें समझ में आई और वो बैकआउट कर गए। अब जो सवाल पूछा गया था शोएब साहब से कि भाई साहब आप ये बता दीजिए कि सपना टूटा या नहीं टूटा, वो तो कह रहे हैं कि इसका अस्तित्व ही नहीं, ये तो आप लोगों ने खड़ा कर दिया। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं ठीक इत्तेफाक रखता हूं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब की बात से। देखिए तुर्की के अंदर हमारी हिंदुस्तान की एम्बेसी है, हमारे अच्छे ताल्लुकात तुर्की से रहे हैं, लेकिन मेरा बोन ऑफ कंटेंशन वहां पर है जब ऑप सिंदूर के टाइम पे तुर्की और अजरबैजान सामने आए और बोला कि उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली वो हमारे खिलाफ था। और मेरे को बहुत गुस्सा है इस बात पे। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तुर्की हमारा मित्र है, हमारे अच्छे संबंध है, अचानक से तुर्की बोलता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? ग्राउंड ये हमें यो सरहद के इस पार से हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, वो बताएंगे भाई ऐसी क्या खास बात थी कि तुर्की और अजरबैजान, बल्कि मैं खुद गया था अजरबैजान ऑप सिंदूर से तकरीबन 1 साल पहले, बाकू शेखी पूरा घूम के आया था मैं। बड़ी अच्छी खातिर हुई मेरी कि भाई हिंदुस्तान से आया है, बिल्कुल बहुत ही मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर और नसीरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की उन्होंने गाने लगाए, और बहुत हमें बोला कि भाई बड़े अच्छे एक्टर हैं, हिंदुस्तान के बॉलीवुड है। तो इन मुल्कों के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को क्यों चुना? मेरे को इस बात का बोन ऑफ कंटेंशन गुस्सा है मेरे को। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान जो उनको क्यों चुना, ऐसी क्या खास बात थी? बल्कि तुर्की जब भूकंप आया था ना, सबसे पहले हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान के मेडिकल डॉक्टर सब गए थे तुर्की,
उनको रेस्क्यू रिलीव करने के लिए उनको इतने अच्छे संबंध थे हमारे, द फर्स्ट टू रिएक्ट। नहीं सर, पाकिस्तान को तो चुना, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो तो ये आ रही है ना कि वो तो अपने आप को बाहर कर रहा है इस्लामिक नेटो से। हाँ, तो ये खराब बात लगी, ये बड़ी खराब बात लगी। और मेरे को ये बात, इस बात की बुरी लगी कि भाई तुर्की ने पहले बात तो साथ क्यों दिया पाकिस्तान का उस टाइम पे। अब भैया जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील हो रही है तो तुर्की अपने आप को पीछे हट रहा है। शोएब साहब जवाब दीजिएगा सर का। हाँ, शोएब साहब से मैं ये रिप्लाई मांगता हूँ जी। शाह जी को पहली चीज तो मैं उनके पहले सवाल का जवाब दूंगा, अजरबैजान हो या उज्बेकिस्तान हो या तुर्की हो या ईरान हो या और कोई इस्लामिक मुल्क हो, वो अगर किसी दूसरे इस्लामिक मुल्क का साथ दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो उसकी बुनियादी वजह वही है जो पहले हमारी गजा वाले सिलसिले में भी बात हुई है। उम्मत मुस्लिमा के तौर पे वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मुसलमान भाई की हैसियत से सपोर्ट करते हैं। इसी हैसियत से मैं शाह जी को भी सपोर्ट करता हूँ, ये माने या ना माने पर मैं करता हूँ। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाएं, तो पहले तो इस चीज के ऊपर मुझे अभी तक, मैंने कल से जब से मुझे टॉपिक का पता चला तब से लेकर और प्रोग्राम में शिरकत करने तक मैंने मुसलसल एक चीज को चेक किया, क्या तुर्की ने इसके ऊपर कभी कोई ये कमेंट या स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं, या पाकिस्तान ने कहीं पर ये स्टेटमेंट दी या सऊदी अरब ने कहीं ये स्टेटमेंट दी? तो मुझे तो ऐसी जगह कोई नहीं मिली। हाँ, जब सहाफी ने एक सवाल पूछा तुर्की वाले से, तुर्की के साहब से और या सऊदी अरब के ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, तुर्की शामिल नहीं हो रहा। तो इंडिया ने उसको इस्लामिक नेटो का नाम देना शुरू कर दिया कि जी वो इस्लामिक नेटो बन रहा था, वो खत्म होना शुरू हुआ। तो मुझे तो फिर वही बात कहूंगा कि मुझे तो वो बुनियाद से ही नहीं पता था कि ये चीज ऐसी कुछ होने जा रही है। लेकिन आप लोगों का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इस्लामिक नेटो होना चाहिए और इसके ऊपर वर्किंग भी होनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये आइडिया मुझे बहुत जबरदस्त लगा और मेरी कोशिश लगना भी चाहिए आपको आइडिया। ये आइडिया इंडिया जबरदस्त आपको इसलिए लगना चाहिए शोएब साहब क्योंकि कभी भी भारत जो है वो आपको जवाब देगा ना तो आपको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आइडिया आपके लिए बेटर है। आशीष सर, बिल्कुल भी डर नहीं है भारत से। हम नाटो भारत का का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक है शायद, अगर मेरी जानकारी सही है, नॉर्थ ऑफ अटलांटिक। बाद में डाइल्यूशंस हुए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो कुछ और देश आ गए, बट आप नॉर्थ अटलांटिक अभी हुए नहीं, तो पता नहीं है वो कैसे आपके सरकार आपको आपके इस सजेशन को लेगी। नॉट विथ स्टैंडिंग, देखिए हमारे लिए ऑन अ सीरियस नोट ये एक अच्छा डायमेंशन है टर्की का इंटरनेशनल बिहेवियर कंडक्ट, स्पेशली इन्वॉल्विंग इंडिया। अगर वो इसी तरह की किसी भी प्रपोजल का फॉर्मल इनफॉर्मल, कई बार प्रपोजल्स इंटरनेशनल फोरम में ऐसे ही लॉन्च किए जाते हैं, ये एक्सीडेंटली नहीं आते हैं, पीछे में उनकी कुछ बातचीत होती है और फिर उसको एक टेस्टिंग वाटर में डाला जाता है कि इनफॉर्मल रिस्पांस देखते हैं कैसा है, फिर उसको फॉर्म अप करेंगे, फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स पे उसको लिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ बात जहां पे भी उठी है और उस पे जो फॉर्मल रिएक्शन आया है तुर्की के मिनिस्टर का, वो दिखाता है कि उन्होंने एक फर्म डिसीजन लिया है कि इस तरह की किसी कोलिशन का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। इसका कारण दो है, एक, कितने भी क्लोज हो आपके, हमसे भी तुर्की काफी क्लोज है और हमारे पास भी बहुत अच्छे बायलैटरल टाइज हैं कई मुद्दों पे। तो नॉट विथ स्टैंडिंग अभी जो आपका कंडक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसको लेके भी कहीं ना कहीं तुर्की के पास भी ये सस्पिशन होगा कि आप किस नाव पे चल रहे हैं, क्या आप ईरान के साथ हैं या आप अमेरिका के साथ खेल रहे हैं। हालांकि देखें ये स्ट्रेंज एक एंगल होता है अगेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि तुर्की खुद भी नाटो का एक प्रोमिनेंट मेंबर है और वहां के जो प्रीमियर हैं एग्जीक्यूटिव हेड, अब वो फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स ही इज ऑल पावरफुल, प्रेसिडेंशियल पावर्स को बहुत बढ़ा दिया था उन्होंने एक रेफरेंडम के बाद 2017 में। ही इज लाइक पुतिन एंड यूएस प्रेसिडेंट फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। और उनके ट्रंप से वन ऑन वन रिश्ते काफी ठीक हैं। ट्रंप कई बार पब्लिकली उनको बहुत तारीफें करते हैं उनके कंडक्ट की। जो जो सऊदी अरेबिया के साथ सितंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं, सितंबर 2025 शायद, उस दौरान जो चीजें हुई तो वो कैसे हम देखें? वो तो पाकिस्तान तैयारी तो कर ही रहा है ना। मुझे नहीं लगता आशीष कि पाकिस्तान इस समय किसी भी एक स्टेडी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। उनके थिंक टैंक का एक तरीका होता है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो पिछले 1 सालों से देख रहे हैं कि इरेटिक है,
आज 40%, कल 50%, आज इंडिया की तारीफ, कल पाकिस्तान की तारीफ, इरेटिक है। लेकिन उस हर स्टेटमेंट के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, ये उनका एक तरीका है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पिछले कुछ वर्षों से, स्पेशली जनरल मुनीर के बाद से, इनकी कोई पॉलिसी एज सच नहीं है। इनके यहाँ इतना मेजर क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसा कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने भी अब तो खुलेआम बोल दिया है, उसको मैनेज करने के लिए ये कुछ भी करते हैं। एक स्टडी फॉरेन पॉलिसी, एक कंसिडर्ड डिसीजन अबाउट अलायंसेस, अबाउट मेकिंग न्यू बॉडीज नहीं, इनका एक ही एम है कि अपनी जो इंटरनल टर्मोइल है, चाहे वो कर्ड हो, बलोच हो, पीओके साइड से जो अपराइजिंग्स हो रही हैं, इंटरनल सिविल अनरेस्ट ट्रिगर्ड बाय पीटीआई एंड अदर प्लेयर्स, उसके बाद वर्चुअली द गवर्नमेंट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो इन सारे इंटरनल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ये कुछ भी करते हैं। इनको डेस्परेटली पैसा चाहिए और वापस एएफटी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में ना आ जाएं, ताकि और रेस्ट्रिक्शंस ना रहें। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स एनी कंट्री जिनके साथ ये करीब है, तुर्की हो, मिडिल ईस्ट हो, ईरान हो, इनकी कोई स्टडी फॉरेन पॉलिसी इस समय नहीं दिखती है। आशीष, ठीक है। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान अपनी कमजोर इकोनॉमी को न्यूक्लियर कार्ड से कवर करना चाहता है। आशीष देखो, ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, और न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान को दुनिया भर के मुस्लिम देशों में एक इज्जत मिलती है। और एक और चीज है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं, मिलिट्री में था, उस तरह से बात करूंगा जी। क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, तो भारत भी पाकिस्तान के साथ जो बातचीत करता है, तो हम भी जरा फूंक फूंक के बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इस न्यूक्लियर पावर होने का फायदा उठा रहा है? जाहिर बात है कि पाकिस्तान इज्जत कमाना चाहता है, पाकिस्तान भारत को बराबरी का मुकाबला देना चाहता है, सक्सेसफुली कर रहा है। कुछ अफवाहें ऐसे भी उड़ी कि पाकिस्तान ने शायद नॉर्थ कोरिया को और शायद ईरान को भी ये टेक्नोलॉजी बेची। ये शायद सरकारी लेवल पर नहीं बेची गई, लोअर लेवल पर, साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट लेवल पर बेची गई। अब क्या जब ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट लेवल पर चोरी छिपे बेची गई ईरान को या नॉर्थ कोरिया को, क्या उसको पाकिस्तान की सरकार की शय थी? हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार की शय पर पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को या नॉर्थ कोरिया को दी। मैं बता देता हूं, क्योंकि हम में से जो भी फौज में रह चुके हैं, हम एक छोटी सी समरी सब फौजियों के पास आती है, यूनिट में रहती है, कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस में, और सारे ऑफिसर्स को एक एक बार बुलाकर कमांडिंग ऑफिसर रिलेवेंट पोर्शन पढ़ाता है। सबसे बड़ी बात है, देखो आशीष, तुर्की, अगर आप वहां जाएं तुर्की में, आप देखेंगे भारतीयों की बहुत इज्जत करते हैं वो लोग। ये कमाल का एक चीज है। आप अंकारा में जाइए, आप हैरान हो जाएंगे कि भारतीयों की कितनी इज्जत है। दूसरी बात, भारतीयों को वहां इज्जत से देखा जाता है क्योंकि तुर्की में भारत ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। भारतीय इंडस्ट्रीज वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हमारी ट्रेड में भी हम वहां। लेकिन सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारी चीजें जब चेंज हुई, बायकॉट हुआ, तो उसके बाद तो चीजें कम करती गई है ना भारत सरकार। तो नहीं आशीष, आप पता नहीं आपका इनपुट क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल छलांग मार के $9 बिलियन का ट्रेड $10 बिलियन चला गया तुर्की के साथ। 8% बढ़ गया ट्रेड तुर्की के साथ। दूसरी चीज, पिछले साल जो ट्रेड हुआ वो भारत के फेवर में रहा। हमने तुर्की को एक्सपोर्ट किया $7 बिलियन का सामान, और तुर्की ने हमें एक्सपोर्ट किया $3 बिलियन का सामान, यानी $4 बिलियन का नफा। बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के फेवर में रहा। देखो तुर्की की, मैं अब 2 सेंटेंस और बोलूंगा। तुर्की नेटो का मेंबर है, तो तुर्की कोई बदमाशी या गुस्ताखी नहीं कर सकता भारत के खिलाफ, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि नेटो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने स्किल सेट को, देखो तुर्की ट्रेनिंग
हथियार नेटो वाले इस्तेमाल करता है, और ट्रेनिंग पैटर्न जो है उनका, टैक्टिक्स कह लीजिए, स्ट्रेटेजी देख लीजिए, कैप्टन साहब लड़ाई कैसे लड़ेंगे, सब वो नेटो स्टैंडर्ड पर है। ठीक है। और नेटो के देशों में अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपनी ट्रेनिंग जो है वो बाकी देशों के साथ बिना अमेरिका की परमिशन के शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। आप मेजर मोहम्मद अली शाह को लड़ाई में छोड़ दीजिए, वो जिस तरह से लड़ेंगे, मेजर साहब कंपनी कमांडर, और जो तुर्की का जो मेजर साहब है कंपनी कमांडर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है सर। और वो अमेरिका ने वादे किया कि वो नहीं शेयर करते अपनी टैक्टिक्स नॉन। ठीक है। तो ये पाकिस्तान को नहीं देंगे। एक और चीज लास्ट बोलता हूं, तुर्की अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है। अब आप पॉइंट पर आए सर, यही मैं कह रहा अभी था कि पाकिस्तान के साथ यूरोपियन ये यूनियन गुस्ताखी नहीं का करने देंगे। मेंबर बनने के चक्कर में उसने इस तरह का स्टेप जो है वो कहीं ना कहीं उठाया है, लेकिन उसमें भी वो फंसता हुआ नजर आया ना सर, क्योंकि इंडिया ने तो कहा है कि ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट पता होना चाहिए। और अगर हमने जो आप बता रहे हैं वो डेटा अगर मैं मानूं, और जो मैंने अभी डेटा कल रात का देखा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें कम हुई हैं सर। मैं एक बार फिर से रीचेक करूंगा, क्योंकि जो चीजें आपने बताई हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह का रुख करते हैं। और देखिए, सर ने भी कहा कि तुर्की दुश्मन नहीं है, लेकिन ऐसे दोस्त का भी क्या काम जो अब हमारे दुश्मन की इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मदद कर रहा है, और ऐसे सम्मान का भी क्या काम, ऐसे प्यार का भी क्या काम, जहां जो मेरे घर में ही अगर वो हमला करे और फिर जो उसका साथियों में वहां जाके इज्जत पाऊं, तो मुझे लगता है वो भी इज्जत कोई अच्छी इज्जत के तौर पर नहीं होगी। और पाकिस्तान, शोएब साहब का भी मैं रुक करूंगा, पाकिस्तान ने कोशिश भी तो यही की है कि अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाए, जनता को बेवकूफ़ बनाए, और जो है ये कहा जाए कि नहीं, हम इस्लामिक कंट्रीज जो है वो हमारे साथ खड़ी हैं। जी बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बहुत ही मैच्योर ठहराव के साथ, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ ये एनालिसिस, और बहुत ही बोल्ड एनालिसिस मैं बोलूंगा, ये बोला है। बिल्कुल इन्होंने बोला कि तुर्की हमारा दुश्मन नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अब आपको भी पॉइंट सही है कि ऐसे दोस्त का हम क्या करें जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करता है। जैसे कि ऑप सिंदूर से 1 साल पहले मैं खुद न्योते पे एज अ स्पेशल गेस्ट गया था अजरबैजान, एज अ स्पीकर। वहाँ नॉन अलाइन मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़े पैमाने पे थी, अन्य देशों के हेड ऑफ स्टेट्स भी आए हुए थे वहां पर। और तो वहां पे बहुत खतर भी हुई, मेरी सिस्टर वहां पर कीनोट स्पीकर थी। और उसके बाद जब ये हुआ ऑप सिंदूर के बाद, मैं बहुत गुस्सा है, मैंने एक पोस्ट भी लिखी, मैंने पब्लिक सोशल मीडिया पे, कि मैं गया था अजरबैजान 1 साल पहले, लेकिन अब अगर ये बुला ले और तुर्की बुला ले, मैं नहीं जाऊंगा। ये मैंने ऐसा, तो ये वक्त नहीं आ गया क्या कि अब जो बताना पड़ेगा, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि भाई साहब नहीं चाहिए ऐसे लोग, और नहीं चाहिए ऐसा सम्मान जहां पर हमारे साथ इस तरह की चीजें की जा रही हैं। बिल्कुल, तो मैंने कहा था अब अगर वो बुला के देख ले मेरे को, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं उस टाइम गया, जी हाँ मैं गया, तब मेरा ऐसा बयान नहीं आया था। लेकिन देखिए, ऐसा मेरी तरफ से तो मैं कहूंगा कि जो तुर्की की तरफ से, अजरबैजान की तरफ से जो बयान आया था, ये बहुत ही इमेच्योर बचकाना बयान था, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो मदद की थी तुर्की की, हिंदुस्तान ने तो मदद की थी तुर्की की, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुर्की ने हमें सपोर्ट नहीं किया था यूएन जनरल असेंबली में, बाय द वे। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का इतना बड़ा दिल है, इंसानियत पे यकीन रखता है, हमने मदद करी। फिर तुर्की जब ऐसा बयानबाजी, वेरी वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट, उससे रिश्ते खराब हो गए। मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप की ये जंग है जिसमें पाकिस्तान लीड करना चाहता, लेकिन तुर्की भी समझ रहा है कि भाई साहब अगर आप लीड करेंगे तो हम भी कम नहीं है, हमें भी लीड करना है, और अगर आप लीड करेंगे तो अगर हमें मौका नहीं देंगे तो हम पीछे हट रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना ग्लोबल स्टेटमेंट रिगार्डिंग अलाइनमेंट वो किधर है उसको इतना मैसअप करके रखा हुआ है आशीष, कि कोई भी ऐसा कंट्री जिसके पास एक थॉट प्रोसेस है, जिसके पास एक अप्रोच है, एक विजन है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, आगे हमको क्या करना है, अनलाइक पाकिस्तान, उसकी तरफ से एक इस तरह का रिजेक्शन ऑफ अ इनफॉर्मल ऑफर टू हैव अ न्यू अलायंस जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, ये एक स्टेटमेंट होता है, बहुत मेजर स्टेटमेंट होता है। और हमको भी एज अ नेशन बहुत जज्बाती होके तुर्की को अपने से दूर करना शायद प्रेफरेबल नहीं होगा। ये अलग अलग वर्टिकल्स हैं, मिलिट्री अलायंसेस अलग होती हैं, बायलैटरल ट्रेड्स अलग मुद्दे होते हैं। हमारे चीन के साथ बहुत डिफरेंसेस हैं। चीन डायरेक्टली पाकिस्तान को वेपन देता है, वो वेपन देता है जो पाकिस्तान डायरेक्टली हम पे यूज करता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। वो चीन की इन्वेंट्री के लाइव वेपन्स को हमारे अगेंस्ट यूज करता है, ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, लेकिन फिर भी हम चीन के साथ अच्छा खासा ट्रेड करते हैं। और उसी मैच्योरिटी के साथ
चीन ने भी देखें फिंगर 3 से फिंगर 8 तक रिट्रीट किया। इतना बड़ा नेशन, इतनी पावरफुल आर्मी अपने पोजीशन से किलोमीटर्स वापस गई विदाउट अ वॉर। ये डिप्लोमेसी का सक्सेस है, इंडियन डिप्लोमेसी जो आज की हम देख रहे हैं। तो इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में एक मुद्दे को लेके कि वो पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, हमारे लिए बहुत वेलकम स्टेप है कि तुर्की ने एक ऐसे अलायंस की इनफॉर्मल ऑफर को रिजेक्ट किया जो आगे चल के इंडिया को फायदा पहुंचा सकती है। आशीष, ठीक है शोएब साहब, क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पर एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की और वो असफल रहा? आता हूं आशीष सर, शोएब साहब आप इसका जवाब दीजिएगा, इसके बाद अली शाह सर का रुख करूंगा। दोनों लोग को सामने रखिएगा प्लीज। सर आपकी सवाल की ना मुझे समझ नहीं है, जरा रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने अपनी जनता को बेवकूफ बनाने का काम नहीं किया, ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि इस्लामिक नेटो के तहत जो है हमारे साथ पूरा जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ खड़ी रहेंगी? उन्हें बेवकूफ बनाने का काम नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात थी नहीं। मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात की, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अरे कहीं तो आप कहेंगे, कहीं तो आप डिनाई करने से मना करेंगे शोएब साहब। हर चीज में आप डिनाई कर देते हैं। आपसे कहा जाएगा कि आप लोग कंगाल हो चुके हैं, वहां पर आप डिनाई कर देंगे। आपसे कहा जाएगा कि आप लोग नेटो की कोशिश की जाएगी, वहां आप डिनाई कर देंगे। आपको मुनीर साहब खुद चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई हम कंगाल हो चुके हैं, हमें शर्म आती है, वहां पर भी आप डिनाई कर देंगे क्या? कभी तो कहिए कि नहीं ये सच है और हम बना रहे थे, हमें सुरक्षा की जरूरत है, हमें डर लगता है। मैं कह तो रहा हूँ कि आपका आइडिया अच्छा लगा। मैं अपने हुक्मरानों से ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आइडिया पर अमल किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ। अली शाह, ये एटीट्यूड, ये शोएब साहब का ये एटीट्यूड क्या कहता है कि पाकिस्तान इसी तरह जो है ऐसी सारी चीजों को लेता है और हल्के में लेता है और उसके बाद मुंह खाता है और फिर जो तस्वीर देखने को मिलती है पूरी दुनिया में जग हंसाई होती है? मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ही। देखिए, विदाउट गेटिंग इनटू जिंगोइज्म ना, मैं एक बहुत ही ठहराव से शोएब साहब को मशवरा दूंगा कि प्लीज सर जस्ट ग्रो अप अ बिट, थोड़ा मैच्योरिटी के तरीके से आप बयान दीजिए। कल मेरी साहे साहब से फोन पे बात हुई थी और हमने बात कर रहे थे, हम हंस रहे थे वाकई में, विदाउट मीनिंग फॉर नो हेट्रेड, हम हंस रहे थे कि ये पाकिस्तान से जो पैनलिस्ट आते हैं इलॉजिकल, ना सर ना पाऊं, कैसी बातें करते हैं, ऊट पटांग। एक आरजू काजमी है एक पैनलिस्ट इनकी, वो थोड़ा बहुत बैलेंस बयान दे देती हैं। ये लोग ऊट पटांग। अब मैं आपको एक बात साबित करता हूं। मैं तो ये साहब ने बोला कि जब मैंने इनसे प्रश्न किया, सवाल किया कि तुर्की और अज़रबैजान ने भैया क्यों भाई पाकिस्तान में ऐसी क्या खूबी है, उनका क्या साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उन्हें बोला क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, ये इनका मजहब के नाम पे इन्होंने बोला ये। अब आप ये बताइए शोएब साहब, ऐसे तो उसामा बिन लादेन भी आपके मजहब का है ना, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है भाई, ऐसी बात नहीं है। और हम आतंक का बढ़ावा नहीं करते, मैंने आतंकियों को तो ठोका है जम्मू कश्मीर में भैया, ठीक है। तो अच्छा, अब आप ये बताइए, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, वो भी तो आपके वो मजहब का है। अब आप बोले मजहबी तौर पर, अगर आप मजहबी, और आपने मेरा भी नाम लिया, आपने बोला आप मेरा भी आप समर्थन करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जितने भी आतंकी हैं उनका खात्मा होना चाहिए जल्द से जल्द। आप साथ देंगे मेरा? बोलिए यस, तब हम मानेंगे कि कुछ क्रेडिबिलिटी है। दोनों लोग को सामने लाइए, शोएब साहब कुछ कह रहे हैं, दोनों लोग को सामने लाइए। बोलिए। मैंने कहा इस पे मैं जवाब दे सकता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। शाह जी, जो भी दहशतगर्द है, जो मैं तीसरी दफा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी दहशतगर्द है, मैं भी आपकी तरह उसके खिलाफ हूँ। वो जहां कहीं रहता है, जहां पे भी रहता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। आप ही के गढ़ में इतने सारे हैं, जहां कहाँ रहता है। कंक्लूजन को हमने रखा हुआ है, हम मानते हैं। और मैं अपनी गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी फांसी लगाया जाए। हाँ, फांसी। लेकिन अपने यहाँ जो आपके यहाँ दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आप कल की खबर उठा ली, जो कल दहशतगर्द मारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने, मेरा उनको सलाम है। और जो भी दहशतगर्द है, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई के हक में। और मोदी शाह साहब ने कहा कि इन्होंने दहशतगर्द मारे, मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि इन्होंने दहशतगर्दों को मारा है। वो दहशतगर्द जो इस्लाम का चेहरा खराब करते हैं, उसको जो भी मारता है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, यूके देवनाथ सर, तुर्की का इनकार पाकिस्तान की विदेश नीति की विफलता नहीं बताता क्या? इसको भी ये शोएब साहब डिनाई कर देंगे सर? मैं तो इसलिए उनसे पूछ ही नहीं रहा हूं कि कुछ भी पूछूंगा कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा दिन है कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा रात है कहेंगे नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि शोएब साहब एक ही आ गए बना के कि नहीं, जो कहेंगे उसको मानना ही नहीं है। और जिस पर सवाल कहा गया कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे आतंकियों पर, उस पर कहेंगे हाँ होना चाहिए, जबकि खुद के घर में इनके वो सब दूध पिलाए सपोले पनप रहे हैं।
यूके देवनाथ सर। आशीष, देखो, पाकिस्तान की एक मजबूरी है। वो भारत के बराबर होना चाहता है हर चीज पर। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि वो बराबर बने, लेकिन हम चाहते हैं बराबर बने ट्रेड में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, इंडस्ट्रियल आउटपुट में, साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज में। हम चाहते हैं कि एक फलता फूलता और मजबूत पाकिस्तान बने। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में उनकी जो मिलिट्री है, आईएसआई है, DGISPR है, वो लगातार इस तरह की एक फीलिंग, सेंटिमेंट पाकिस्तान के अवाम को देते रहते हैं कि हिंदुस्तान दुश्मन है। ये एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन पाकिस्तान की जो अवाम है भोली है, इस प्रोपेगेंडा को मान जाती है। दूसरी बात है, पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत सक्सेसफुली एक आइडिया बेचा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज को और पाकिस्तान की अवाम को, कि अगर हिंदुस्तान से कश्मीर को छीनकर वापस पाकिस्तान में मिलाना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। तो खासतौर से पाकिस्तान में जो दूर दराज के छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ जो टीनेजर्स हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, उन सबको ऐसा मोटिवेट किया जाता है कि पाकिस्तान की फौज एक दिन मजबूत हो जाएगी और कश्मीर जो है वो पूरा भारत से छीनकर पाकिस्तान में मिला लेगी। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से, एक तो एंटी इंडिया जो रुख है और एक जो कश्मीर को ले लेंगे रुख है, इसकी वजह से ही सारे झगड़े की फसाद है। आज अगर एक कुछ चंद मिनटों के लिए सोच लें कि पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तय कर लें कि भारत के खिलाफ ये कश्मीर का राग इलापना बंद कर देंगे, तो फिर दोनों दोस्त कोई दुश्मनी बची ही नहीं है। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या हो रही है मैं बताऊं, जमीनी लेवल पर जब वो इलेक्शन होते हैं, चाहे स्टेट असेंबली की हो या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो, भारत के खिलाफ रुख बयानबाजी करने पर वोट बहुत मिलते हैं पाकिस्तान में। चाहे पीपीपी हो, अब पीटीआई थे, अब तो साहब जेल में हैं, या अभी पीएमएलएन है। जब वहाँ इलेक्शन होते हैं तो बिना कुछ किए दिए कोई अच्छा काम करे बगैर बस भारत के साहब मुझे बता दीजिए किस बात पर आपको हंसी आ रही है, जरा मैं जानना चाह रहा हूँ। यूके देवनाथ सर ने जो बात कही उस पर आपको किस बात पर हंसी आया? शाह सर, आ रहा हूं आपके पास। शाह साहब की तरफ चले जाए बेशक आप, लेकिन कहना सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ ना, इंडियन बेस्ड इलेक्शन नहीं, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, जोकर लग रहे हैं आप। पता है क्यों? क्योंकि आपने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी बेइज्जती कराई, हर जगह अपनी बेइज्जती कराई, कोई आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। उसके बाद जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप हंस दे रहे हैं, आप हंस दे रहे हैं। मतलब हंसकर आप जो सवालों से बचेंगे सर, हंसकर आप अपनी इमेज बचाएंगे। मेजर शाह, देखिए मैं तो सीधा कह रहा हूं, मैं तो शोएब साहब को सीधा कह रहा हूं कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी पत्रकार ऐसे होते हैं जो सवालों को नहीं समझ पा रहे हैं और जोकर बनकर इस तरह मुस्कुराते जा रहे हैं, बड़ा ताज्जुब होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जर्नलिस्ट, आई एम सेइंग दिस, एक एंटरटेनमेंट का मौका मिला था तो मैंने खूब एंजॉय किया है। ऐसे एंजॉय करने के चक्कर में आप लोग कहां से कहां चले आए और कहां चले जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। शोएब साहब, मेजर शाह, सुन लीजिए। टू बी फेयर ना, टू बी फेयर, जस्ट टू बी फेयर, मैं शोएब साहब को एक मौका जरूर दे रहा हूं कि टू प्रूव कि वो जोकर नहीं है, वो सुलझे हुए आदमी है। शोएब साहब ने एक सुलझी हुई बात बड़ी अच्छी कही थी कि हम आतंकियों को बढ़ावा नहीं देते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेजर मोहम्मद अली शाह ने आतंकियों का खात्मा किया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है शोएब साहब, बड़ी अच्छी बात है। आप ये बताइए, हमने आतंकियों का खात्मा किया था, हमने 9 आतंकी टारगेट ध्वस्त करे थे ऑप सिंदूर में। मौलाना मसूद अजहर के टेरर ट्रेनिंग कैंप्स पे हमने निशाना बनाया था। ठीक है, तो आपको तो हमारा साथ देना चाहिए था। ये काम तो आपका था, ये काम तो पाकिस्तान की सरकार या सेना या मिलिट्री पुलिस आप लोग करते। वो काम आपका ही काम हमने आसान बनाया, हमने आके वो टारगेट ध्वस्त करे। लेकिन आपकी सेना ने क्या करा? आपकी सेना ने अपने वर्दी डालकर उनके जनाजे पे फातिहा पढ़ी, उनको ऐलान कर दिया मुआवजा। जब IMF से कर्जा आया तो आपने फट से, अब सरकार ने ऐलान कर दिया मुआवजा। अब आप बताइए, आपको हमारा साथ इसमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शोएब साहब, आपने कहा सर वो फिर हंस देंगे,
मैं कह रहा हूं आपसे। तो इसके ऊपर मैं बड़ा सीरियस सा जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा मेच्योरिटी के साथ, तो मैं मेच्योरिटी में ही जवाब देता हूँ, सीरियस जवाब देता हूँ हाँ। कि जो सा आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अटैक किया था वो आम लोगों पर किया था। वाह दहशतगर्दों पे किया होता है तो मैं यकीनी तौर पे साथ वाह खड़ा वाह हो वाह जाता। वाह, क्या बात कही शोएब आपने साहब। आम अब लोगों तो पर मैं किया श्योर हो था, गया हूं। आम लोगों के घरों के पर अटैक किया था। जिस वक्त दिल चाहे इंटरनेशनल मीडिया के साथ आके आप वो चीज विजिट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ओके, था मैं पूछता हूँ, तो कि मौलाना मसूद अजहर को आप आतंकी आपके नहीं मानते बताने हैं, के यानी कि अलावा मैं आपको कह हैं? रहा हूँ पर्सनली तौर पे इंटरनेशनल मीडिया को लेकर आए और आप दिखा दें कि आम लोगों के घर थे वो या दहशतगर्दों के थे। हम्म, मैं बोलिए तो शाह आपको साहब। ओपन मतलब, ऑफर दे तो रहा हूँ इस चीज मतलब के नहीं, ऊपर। तो मतलब मतलब ये है कि आप मौलाना मसूद अजहर को आतंकी नहीं मानते हैं, एक आम इंसान मानते हैं। आपको कहने का ये मतलब है क्या? बिल्कुल। अरे बाप रे! मैंने और कहा हाफिज ना सईद सर, को? मैंने कहा ना कि ये पत्रकार है कि क्या है। देखिए जिस दिन प्रूफ हो गया कि वो दहशतगर्द है, मैं हाँ, वो दहशतगर्द आपके कह दूंगा। भगवान होंगे, लेकिन वो कोई प्रूफ नहीं है दहशतगर्द ही उसके हैं। खिलाफ। वो आपके अच्छा भगवान अच्छा माई अच्छा, ठीक बाप है। सर होंगे, आपको अच्छा आपको इसमाइल पालते भाई, होंगे, तो नहीं लेकिन है वो ना, जस्ट प्रदूषण दहशतगर्द ही के हैं। खिलाफ यूके देवनाथ सर देख रहे हैं आप इस तरह का प्रदूषण के रिएक्शन खिलाफ ऐसे प्रूफ हुआ पत्रकारों हुआ है। से क्या उम्मीद की जाएगी? 24 ये क्या पक्ष कलभूषण रखेंगे? के खिलाफ प्रूफ हुआ हुआ है कि वो दहशतगर्द है, उसका अपना जाती स्टेटमेंट आशीष, मौजूद है दिक्कत कलभूषण। ये आ रही है कि पाकिस्तान में पत्रकार हैं तो जाहिर बात है कि मैं आपको बताता हूँ, वहाँ डीजी आईएसपीआर से एक ब्रीफिंग की लाइन आ जाती है सारे टीवी चैनल्स को और न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया को, कि जो भी भारत के खिलाफ बयान देने हैं वो इस लाइन पर होने चाहिए। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो, वो हमेशा जो सरकारी रुख होता है उसी को फॉलो करते हैं। ऐसा कई देशों में होता है। पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, मैं दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि पहले दो तीन चीज़ें ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ कि करेंगे। एक तो देखिए, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। ना हमने 65 में हमला किया, ना हमने 99 में कारगिल में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर का जो हमला था वो हमने शुरू किया, मानता हूं, लेकिन उसकी जो वजह आई थी वो पाकिस्तान से आई थी। तो पाकिस्तान के पत्रकारों से मेरी यह उम्मीद है कि एक ऐसा माहौल पैदा करने में मदद करें जहां कम से कम हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया हैं, वहां पे दोनों देशों के जो लोग हैं एक दूसरे की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखें, ना कि घृणा की नजरों से देखें। हम 70-80 साल इस तरह से रहे हैं, अगले 300 साल इस तरह से नहीं काटना चाहते। कम से कम हिंदुस्तान के लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबके साथ हम अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। अभी मैं मालदीव्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, मालदीव्स के साथ हमारा 2 साल पहले थोड़ी सी तल्खी हो गई थी, लेकिन आज कितना वाइब्रेंट तल्खी है। हमारा टूरिज्म ठीक है सर, फिर शोएब से साहब से मालदीव आपके में सवालों बढ़ का रहा जवाब ले है। लेते हैं शोएब साहब से। हमारे शोएब साहब, क्या मोदी जी पाकिस्तान मुस्लिम मालदीव्स के दुनिया का नेशनल लीडर बनना नहीं फेस्टिवल में चाहता? गए। क्या ये सच नहीं है? सर आप दोनों की ना आवाज मिक्स हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आई। आपको समझ में भी नहीं आएगा सर, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि तीखे सवाल आपको समझ नहीं, में आप नहीं रिपीट आते। कर दें, मैं आपको स्थिति जवाब बहुत जरूर दयनीय है, दूंगा। पाकिस्तान की स्थिति बहुत दयनीय है, और आपको देखकर तो मैं और ज्यादा अंदाजा लगा रहा हूं। मेजर अली शाह, सवाल अब उनको सवाल भी नहीं समझ में आ रहा है और सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, हाफिज मैं सईद को इनको सब आतंकी नहीं मेरी मानते? आवाज समझ में है। हाफिज सईद सुनिए को सुनिए, आतंकी नहीं मानते? अब मैं बताइए। मैं इनको उर्दू में समझाता हूँ थोड़ा। हाँ, ठीक है, आप मौलाना मसूद अजहर को आपने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड, आप उनको आतंकी नहीं मानते, वो आपके लिए बहुत महान आदमी है। ठीक है, आप हाफिज सईद को ये नो में जवाब देगा बस, हाफिज सईद को आतंकी मानते हैं? सर मैंने पहले क्या भी आप बोला हाफिज, कि आप प्रूफ कर दे मैं मान लूंगा, आप प्रूफ नहीं करेंगे तो मैं मानूंगा भी नहीं। मैं किसी भी शख्स को अच्छा दहशतगर्द ओके ऐसे ओके, ही नहीं कह बस सकता। दो और नाम, बस 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 बस, कलभूषण बस को आशीष भाई, आप दो और दहशतगर्द नाम, मानेंगे, चले दो मैंने भी और नाम, 109 दो में और सवाल नाम, पूछे। दो और नाम। आशीष भाई बस दो और नाम, मेरे को इजाजत दी, दो और नाम मैं पूछूंगा, बड़े अहम नाम है ये। क्या आप ओसामा बिन लादेन को आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। ये सुनो, ओके मानते हैं। क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं। बस में जवाब मिल गया अपना। चलिए, ठीक बहुत है, शुक्रिया सर, समय देखिए बस इतने की इजाजत देता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी मेहमानों का।
और यहां रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।